नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लालाराम मीणा से आचार्य समाजशास्त्र PN के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। समाजशास्त्र पेपर द्वितीय ग्रामीण समाजशास्त्र, जैसे कि अपन लघु एवं वृद्ध परंपराओं पर चर्चा कर चुके थे। उनकी परिभाषाओं को मैं आपको बता चुका था। पुनः मैं आपको उनकी परिभाषाओं का निष्कर्ष याद दिला दूं कि लघु परंपराएं का स्थानीय क्षेत्र होता है, उनका अलिखित रूप होता है। वे मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। इनकी क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों की ग्रामीण संस्कृति में भिन्नता देखने को मिलती है। लघु परंपराएं स्थानीय, अलिखित, अशास्त्रीय, कम व्यवहारिक और कम चिंतनशील होती हैं। लोग इनके अर्थ को नए जानते हुए भी इसका परिपालन आवश्यक रूप से करते हैं। लोकगीत, लोकरीतियाँ में इनकी झलक या झलकियाँ देखने को मिलती हैं। ये हमारी संस्कृति की निरंतरता एवं सजगता का आधार होती हैं, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अब अपन चर्चा करेंगे वृद्ध एवं लघु परंपराओं में अंतर। वृद्ध एवं लघु परंपरा में अंतर, यानी कि वृद्ध एवं लघु परंपराओं में अंतर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे आपके दोनों चीजें क्लियर होंगी। वृद्ध एवं लघु परंपराओं में अंतर, तो देखिएगा, वृद्ध एवं लघु परंपरा में अंतर वृद्ध एवं लघु परंपराओं के प्रत्यय से स्पष्ट होता है कि दोनों परंपराएं प्राचीन हैं, फिर भी दोनों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं। वृद्ध परंपराएं अभिजात वर्ग द्वारा निर्मित होती हैं, इस कारण इन्हें अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्राप्त होती है, जबकि लघु परंपराएं लोक जीवन की विशेषताएं होने के कारण सीमित क्षेत्र में प्रसारित होती हैं। दोनों ही विश्वासों से संबंधित होने के कारण जहां वृद्ध परंपरा को विश्वास कहा जाता है, वहीं लघु परंपराएं अंधविश्वास के रूप में मानी जाती हैं। तो एक अंतर सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ कि वृद्ध परंपराएं विश्वास माना जाता है, जबकि लघु परंपराएं अंधविश्वास के रूप में मानी जाती हैं। उसके बाद में रेडफील्ड महोदय ने दो प्रकार के अंतर स्पष्ट किए हैं। भारत में लघु परंपराओं की प्रकृति बौद्धिकवाद, आदर्शनिक और जादूवादी है, जबकि लघु परंपराओं के अंतर्गत बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोण भी समाविष्ट रहता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से संबंधित कोई परंपरा जब मूल धर्म ग्रंथों से संबंधित होती है और जिनका विश्वास बड़े क्षेत्र में होता है, और वृद्ध परंपराएं कहलाती हैं और एक छोटे से स्थानीय क्षेत्र में के अंतर्गत विकसित विश्वास जिनके सांस्कृतिक और धार्मिक मूल ग्रंथों में कोई संबंध नहीं होता है, वह लघु परंपरा के अंतर्गत लिया जाता है या लघु परंपरा कहलाती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो BR चौहान ने राजस्थान के राणावतों की सादड़ी नामक पुस्तक में किए गए एक अध्ययन के आधार पर वृद्ध एवं लघु परंपराओं में अंतर को स्पष्ट किया है। वृद्ध परंपराओं की प्रकृति राष्ट्रीय होती है। ये लिखित विषय वस्तु में शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक
अधिक व्यवस्थित और अधिक चिंतनशील होती हैं, जबकि इनकी तुलना में लघु परंपराएं स्थानीय, क्षेत्रीय, अलिखित, अशास्त्रीय, कम व्यवस्थित एवं कम चिंतनशील होती हैं। उसके बाद में आगे चलें, मैकमेरिट ने बताया है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में निर्दिष्ट व्यवहारों के अनुरूप परंपराओं को वृद्धता के अंतर्गत माना जाता है, जबकि कृषक समाज के स्तर पर पाई जाने वाली परंपराओं को लघु परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने वृद्ध एवं लघु परंपरा के अंतर में मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन, इस पुस्तक को आप अच्छे से ध्यान रखना। ये दोनों परंपराओं के इस पुस्तक में इन दोनों परंपराओं का अंतर स्पष्ट किया है। जन साधारण एवं निरक्षर कृषकों के स्तर पर पाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाओं लघु परंपराओं को निर्मित करती है और अभिजात व्यक्तियों के स्तर पर होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाओं वृद्ध परंपराओं का निर्माण करती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर वृद्ध एवं लघु परंपराओं के अंतर को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा। यहाँ देखिएगा, दो तरीके की बातें हैं। एक आधार, यहाँ आप इस तरीके से समझें, लघु और वृद्ध परंपरा के अंतर में पहले नंबर पर आधार, उसके बाद में आप समझ लें वृद्ध परंपरा और उसके बाद में लघु परंपरा। उसके बाद में लघु परंपरा। देखिएगा, वृद्ध परंपरा का पहले नंबर का आधार है व्यापकता। वृद्ध और लघु परंपरा के अंतर में पहला अंतर है व्यापकता। पहला व्यापकता, यानी कि आपको मैं स्पष्ट बता दूं, व्यापकता वृद्ध परंपराओं का उल्लेख प्राचीन मूल धर्म ग्रंथों में होता है, अतः ये व्यापक क्षेत्र में पाई जाने वाली होती हैं और इनका वृद्ध समूह से तात्पर्य होता है या वृद्ध समूह द्वारा अपना ली जाती हैं। लघु परंपराएं व्यापकता के आधार पर इसमें अंतर करें तो मूल धर्म ग्रंथों से संबंध न होने के कारण लघु परंपराएं अलिखित, स्थानीय एवं क्षेत्रीय होती हैं, यानी कि इसका क्षेत्र है जो बड़ा होता है और इसका क्षेत्र है जो छोटा होता है। उसके बाद में आगे चलें अपन, अगला आधार है अंतर का, वो है निर्माण एवं विकास। अभिजात वर्ग वृद्ध निर्माण एवं विकास के आधार पर वृद्ध परंपराएं समझिएगा कि अभिजात वर्ग के चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा निर्मित एवं विकसित होने के कारण ये अधिक क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं स्पष्ट होती हैं। यानी उसके बाद में अगला लघु परंपराएं अंतर का आधार समझिए, निर्माण एवं विकास में लघु परंपराएं अशिक्षित कृषक लोगों द्वारा निर्मित एवं विकसित होने के कारण ये कम क्रमबद्ध, कम विकसित और कम व्यवस्थित होती हैं और ये कम स्पष्ट भी होती हैं। उसके बाद में आगे अंतर है या अंतर का आधार है क्षेत्र। क्षेत्र के आधार पर अपन बात करें अंतर की तो लघु परंपराएं वृद्ध परंपराओं का स्वरूप राष्ट्रीय होता है, अतः सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति इनका पालन किसी न किसी रूप में आवश्यक रूप से करते हैं, जबकि लघु परंपराएं का क्षेत्र सीमित अथवा स्थानीय होता है, अतः कुछ लोग ही इनका परिपालन या पालन करते हैं। उसके बाद में अगला अंतर का आधार है व्यवस्थितता। व्यवस्थितता के आधार पर वृद्ध परंपराएं अधिक व्यवस्थित होती हैं। इनमें कर्मकांड, नियम
और निषेधों का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट होता है, जबकि लघु परंपराएं व्यवस्थितता के आधार पर व्यवहारों, नियम पूर्णतः निश्चित और निर्धारित न होने के कारण अपेक्षाकृत अव्यवस्थित होती हैं। ये परंपराएं अशास्त्रीय मानी जाती हैं क्योंकि इनका स्वरूप न तो पौराणिक होता है और न ही अति प्राचीन होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है इनका हस्तांतरण। हस्तांतरण के आधार पर अपन बात करें तो बृहद परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लिखित रूप में हस्तांतरित की जाती हैं, जबकि लघु परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण मौखिक रूप से होता है। तो इस तरीके से ये परंपराओं के अंतर हैं बृहद और लघु परंपराओं में, जिनमें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए। अंतर का आधार बताया व्यापकता पहला, दूसरा निर्माण एवं विकास, तीसरा क्षेत्र, चौथा व्यवस्थितता, पांचवा शास्त्रीयता, छठा हस्तांतरण। इस तरीके से लघु और बृहद परंपराओं में अंतर अधिक पाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें लघु और बृहद परंपराओं की, तो आप ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रख लें कि लघु और बृहद परंपराएं जो अच्छे से अंतर के बाद में लघु और बृहद परंपराओं के बीच में अंतःक्रिया, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो लघु और बृहद परंपराएं एक दूसरे से भिन्नता होते हुए भी दोनों परंपराएं अन्योन्य आश्रितता पर आधारित हैं या अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों परंपराएं घनिष्ठ संबंध होती हैं। दोनों परंपराओं के मध्य परस्पर अंतःक्रिया होती है। रेडफील्ड ने स्पष्ट लिखा है कि बृहद परंपराएं और लघु परंपराएं एक दूसरे की पूरक हैं और उनके बीच एक स्पष्ट पारस्परिक निर्भरता देखी जा सकती है। ग्रामीण जीवन में लोगों लघु परंपराओं में अत्यधिक मान्यताएं होती हैं। उनमें भी साधु संतों, धार्मिक विचारों के द्वारा बृहद परंपराओं को पहुंचाने का कार्य करती हैं। आपने वाल्मीकि के उदाहरण देखे या सुने होंगे। संस्कृत के वाल्मीकि रामायण जैसी महाकाव्य की रचना की जो बृहद परंपराओं के रूप में मान्य हुई। तुलसीदास जी ने भी संस्कृत के स्थान पर अवधी भाषा में रची, तुलसीदास जी ने। उसके बाद में श्री राघवन ने भी ऐसे उदाहरण दिए बृहद और लघु परंपराओं के। उसके बाद में डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भी बताया कि लघु और बृहद परंपरा दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, अन्योन्य आश्रितता पाई जाती है। एक दूसरे परंपराएं एक दूसरे से ही बनती हैं। छोटी चीज़ें, छोटी परंपराएं धीरे धीरे विकसित होकर के बृहद परंपरा का रूप धारण कर लेती हैं, इसलिए दोनों में अंतःक्रिया होती है। उसके बाद में आगे भी उदाहरण अपन देखें तो उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर स्पष्ट होता है कि जहाँ संस्कृति का प्रभाव बृहद परंपराएं से लघु परंपरा की ओर और कहीं पे बृहद परंपरा से लघु की ओर, लघु से बृहद की ओर, इसी तरीके से ये प्रक्रियाएं दोनों चलती हैं। तो इसे हम चक्रीय क्रम या चक्रीय प्रतिमान भी कहते हैं, सर्किल ऑर्डर। उसके बाद में बृहद और लघु परंपराएं एक दूसरे पर निर्भर होने का कारण यह भी है कि ये समाज में दोनों अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। एक आदिवासी छोटे ग्रामीण कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो दूसरी वृद्ध और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और दोनों ही एक दूसरे में लास्ट में समाहित हो जाती हैं। तो इस तरीके से वृद्ध और लघु परंपराएं दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है और दोनों एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।